और जज साहब ने खुद अपने मुंह से कहा कि जो 2 साल का काम था वो आज एक दिन में निपट गया। तो अगर जज थोड़ा सा टाइम दे और थोड़ा सा अगर उनके अंदर ये हो कि इस केस को जल्दी खत्म करना है और वकील भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो जो आई थिंक कि जितने सालों साल मुकदमे चलते हैं वो नहीं चलेंगे। हम यही डिमांड करते हैं कि एक ऐसी बॉडी हो, सिविल बॉडी हो, जिसका कोर्ट से कोई लेना देना ना हो, पुलिस से कोई लेना देना हो, जिसमें कुछ एक्टिविस्ट हो, कुछ एक्सपर्ट्स हो और कुछ जो समाज के रेप्यूटेड लोग हों वो हों, कुछ रिलीजियस फिगर्स हों, और ये लोग बैठ के एटलीस्ट जो भी नॉर्मल डिस्प्यूट्स है उसको सुलझाने की कोशिश करें। जज भी खाना पूर्ति कर रहे हैं, लॉयर्स भी चाहते हैं कि डेट ले लें, अगली डेट दे लें। इसमें अगर कोई पिसता है तो जो एक्यूज्ड है वो और जो कंप्लेनेंट है वो, सोसाइटी आपको बहुत अलग अलग तरीके से टॉर्चर करती है। किसी फ्रेंड के साथ जाके ये चीजें शेयर करेंगे, वो कहेगा अच्छा तेरे से बीवी नहीं संभाली जा रही, कैसा मर्द है तो इस तरह की जब ताने आदमी सुनता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है बहुत लूज हो जाता है और उसको लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। जय हिंद एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉ स्ट्रीट भारत एंड आई एम महिमा काटल विद यू। आपको याद होगा पिछले दिनों एक सुसाइड केस जो है वो काफी चर्चा में रहा था, जिसने सिर्फ सोसाइटी को ही नहीं लीगल सिस्टम को भी एक आईना दिखाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष सुसाइड केस की, जिसको लेकर अभी तक पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है। इस केस को लेकर हम सिर्फ सोसाइटल नॉर्म्स की बात ही नहीं करेंगे या फिर डिवोर्स केसेस की बात ही नहीं करेंगे, हम खासकर यहाँ पर लीगल लूपहोल्स की बात करेंगे। इस चर्चा पे हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर केडी झा। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप एनसीएम इंडिया से आते हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि एनसीएम इंडिया जो है वो मेंस अफेयर के जो इश्यूज है उन पर काम करता है। जो भी प्रताड़ित इसमें लोग होते हैं, जो कि खासकर की डाइवोर्स डिस्प्यूट्स में जो सामने आते हैं, उन लोगों को ये मेंटल जो है वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं और उनके केसेस में भी आप कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट देते हैं। तो मिस्टर केडी झा, वेलकम यू टू लॉ स्ट्रीट जर्नल। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स महिमा आपको ये कनेक्ट करने के लिए और हमें यहाँ बुलाने के लिए और सेशन स्टार्ट करने के लिए। सर, मेरा जैसे कि आप जानते हैं कि वी आर अ लीगल वेबसाइट, सो मैं जो मेरा खास एक सवाल रहेगा वो यही रहेगा कि क्या लगता है कि आपको इस केस में लीगल लूप होल्स कहाँ-कहाँ नजर आते हैं? मैडम, लीगल लूप होल्स की अगर बात करें तो देखिए जो ये मैट्रिमोनियल मैटर्स होते हैं तो इसमें हस्बैंड या वाइफ कोई भी हार्डकोर क्रिमिनल नहीं होता है। दे आर नॉट कोई चोर नहीं है, डाकू नहीं है, स्मगलर्स नहीं है, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं। किसी वजह से उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, किसी वजह से डिसएग्रीमेंट होता है और वो मामला कोर्ट या कचहरी तक पहुंच जाता है। तो जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो हमारा कोर्ट है या पुलिस है, दे आर नॉट सेंसिटिव इनफ टू डील विद दीज सिचुएशंस। वो इसको भी एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह स्टार्ट करते हैं या इनको ट्रीट करते हैं और वहीं से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो एक सामान्य आदमी है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक बिजनेसमैन है, एक टीचर है, एक साइंटिस्ट है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, दे आर नॉट क्रिमिनल्स। तो वो जो ये प्रताड़ना होती है, जो इंसल्ट होता है, ये जो ह्यूमिलिएशन होती है कोर्ट में जाके कि आप ऐसे गर्दन नीचे करके खड़े हो जाओ या जमीन पे बैठ जाओ, इस चीज को वो लोग झेल नहीं पाते। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये जिसमें हम हमेशा डिमांड करते हैं कि जो भी मैट्रिमोनियल इश्यूज है उसको आप एक डिफरेंट वे में दीजिए। इसके लिए हम पुलिस को भी सेंसिटाइज करने की जरूरत समझते हैं, कोर्ट स्टाफ को भी सेंसिटाइज करने की जरूरत समझते हैं कि दे आर नॉट हार्डकोर क्रिमिनल्स, सो यू शुड नॉट ट्रीट देम एज ए क्रिमिनल। सेकंड चीज, जो भी कानून हमारे यहाँ बने हुए हैं मैट्रिमोनियल लॉ से रिलेटेड, जो भी कानून है, आइदर यू कैन से इट इज 498 या डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट है या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, मेंटेनेंस लॉज है, डाइवोर्स जो है, ये सब जेंडर न्यूट्रल नहीं है। कहीं ना कहीं इन कानूनों में एक वुमेन का वेलफेयर है या वुमेन का जो साइट है उसको देख के कानून बनाए गए हैं। तो एक आदमी के लिए इसमें बहुत कुछ है नहीं, वो बस परेशान रहता है। लाइक जो जुडिक्शन है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो कहीं मर्डर होता है, लाइक सपोज दिल्ली में कोई मर्डर हुआ है तो उसका जो केस रजिस्टर होगा वो दिल्ली में ही होगा। लेकिन मैट्रिमोनियल में क्या होता है, बैंगलोर में इंसिडेंट होता है, वो वुमेन जाके चेन्नई में केस करा देती है। एग्जैक्टली। अगर हम सर यहाँ पे टोकना चाहूंगी, खासकर अगर हम अतुल सुभाष के केस की बात करें तो उसमें जो है कि अतुल और उनकी वाइफ जो है वो बेंगलुरु में, दे वर स्टेइंग इन बेंगलुरु, लेकिन लेकिन जो केस होता है वो जौनपुर में होता है। एग्जैक्टली, अतुल जो थे वो सुबह समस्तीपुर के रहने वाले थे, जॉब वो करते थे उस समय बैंगलोर में। जो उनकी वाइफ थी वो लखनऊ में रहती थी शादी के टाइम में, और बाद में जॉब करने लग गई जो शादी के बाद वो गुड़गांव में, और रहते ये लोग थे बैंगलोर में। जो इंसिडेंट है सारा वो बैंगलोर का है। इनकी शादी जो मैरिज हुई थी वो वाराणसी में हुई थी
वाराणसी के बाद ये बैंगलोर चले गए, लेकिन जब केस करने का टाइम आया तो सारा का सारा जितने भी केसेस फाइल किए, आइदर डोमेस्टिक वायलेंस का या मेंटेनेंस का, इवन डाइवोर्स का भी केस फाइल हुआ 498, सारे के सारे वो जौनपुर कोर्ट में फाइल। तो अगर आप अतुल की छोड़ दीजिए, अतुल में भी शायद थोड़े से ही वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो थोड़ा सा ठीक ठाक कमा रहे थे, लेकिन एक अगर आप नॉर्मल इंसान की बात करेंगे जो फ्लाइट टिकट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बैंगलोर से जौनपुर आने में उसको 48 आवर्स लगेंगे। 48 आवर्स जाना और 48 आवर्स आना, मतलब 4 दिन आने और जाने में लगेगा, और वहां 2 मिनट की हियरिंग होती है। तो कभी जज छुट्टी पे होते हैं, कभी वकीलों की हड़ताल हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो अगर आप 5 बार आएंगे तो मुश्किल से 2 बार डेट लगेगी, 3 बार आप चले जाएंगे। अपने आप में बहुत बड़ी हैरेसमेंट है। इसलिए, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से कई सारे गाइडलाइंस हैं जिसमें जो वर्चुअल हियरिंग के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मेट्रोज के कुछ सेलेक्टेड कोर्ट्स को छोड़ के कहीं भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जज चाहते भी नहीं है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां भी जज डिस्करेज करते हैं। वो चाहते हैं कि आप आओ, इतना हैरेस हो जाओ कि आप खुद गिव अप कर दो और अपने आप समझौता कर दो। ये जो सारा सिस्टम चलता है ये समझौते की तरफ चलता है, सेटलमेंट की ओर चलता है, जबकि हमारा सीधा डिमांड है कि एक आदमी अगर वो गलत है, उसने अपनी पत्नी को मारा है, प्रताड़ित किया है, तो आप उसको सजा दीजिए, पुट इन जेल, उसको लेकिन ये सिस्टम उसको कन्विक्ट नहीं करता, ये सिस्टम उसको हैरेस करता है। तो सर आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, करप्शन की भी यहाँ पर बात आती है। अतुल सुभाष ने खुद अपने नोट में इस बात पे जो है जोर दिया है कि जज की ओर से उनसे ब्राइब मांगी गई। तो आपको क्या लगता है कि जो करप्शन जो है यहाँ पर इन केसेस में वो कितना है? देखिए मैडम, हम जज के पास एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो जज है वो भगवान की तरह होता है और हमें न्याय देगा। समाज में या सोसाइटी में किसी भी तरह की कुछ भी ऐसे इश्यूज होते हैं तो हमारा अल्टीमेट एम होता है कि चल कोर्ट में देख लेंगे या कोर्ट में जाएंगे, हमें उम्मीद है कि कोर्ट में न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा करप्शन, सॉरी टू से, हमारी जुडिशरी में ही है। जो जज साहब बैठे रहते हैं और उनकी सीट से 2 फीट की दूरी पे उनका जो पेशकार होता है, खुलेआम सबसे दिल्ली में 50 रुपए या छोटी जगह पे 100 रुपए या जो भी रेट है वो लेते हैं। तो जब जज अपने ऑफिस के करप्शन को नहीं रोक सकते हैं तो वो जज सोसाइटी के करप्शन को कैसे रोकेंगे, ये आप खुद बताइए। आपको लगता है कि इस केस में करप्शन भी एक वजह रही कि अतुल सुभाष को जस्टिस नहीं मिल पाया? मैडम देखिए, एलिगेशन बहुत सीरियस है। जज पे डायरेक्ट एलिगेशन है 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का। हमने इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको पिटीशन दिया हुआ है। जो जौनपुर के डिस्ट्रिक्ट जज है उनको भी हमने पिटीशन दिया हुआ है। हमने एक इंक्वायरी डिमांड की है जो रीता कौशिक जज थी उनके खिलाफ। कितनी सच्चाई है नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो एलिगेशन है वो बहुत सीरियस है और हम अभी भी डिमांड करते हैं कि इस एलिगेशन के लिए प्रॉपर एक एसआईटी बने, कमेटी बने और जो भी आरोप लगाए अतुल सुभाष ने उसकी जांच की जाए। तो अभी तक कोई इस पे कोई काम शुरू हुआ है, एक्शन कुछ हुआ है इस पर अभी तक? नहीं, अभी तक तो हमारी नॉलेज में कोई एक्शन शुरू नहीं हुआ है। हमें एश्योरेंस जरूर मिली थी कि जो भी शिकायत है इसके खिलाफ जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जजों को इतनी ज्यादा इम्यूनिटी मिली हुई है हमारे सिस्टम में ना कि एक जज के खिलाफ एक्शन या कार्रवाई की डिमांड करना एकदम जस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे, हम फॉलो अप करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस केस में एटलीस्ट एक इंक्वायरी हो और जो भी एलिगेशंस एग्जैक्टली केडीजा सर, जो एलिगेशंस है वो काफी बड़े हैं क्योंकि हम देखें उन्होंने ब्राइब की बात की है और उन्होंने ये भी इल्जाम जो है लगाया है कि उनसे चैम्बर में ये कहा गया है कि तो आप सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। जब वो अपनी अपील लेके जा रहे हैं तो एक आई थिंक पूरी यहाँ पे देश की जनता को पता है कि 1 घंटे और 20 मिनट की जो बाइट जो पूरी वीडियो उसमें है, उन्होंने कई आरोप जो है जुडिशरी पे लगाए हैं, लीगल सिस्टम पे जो है सवाल उठाए हैं कि किस तरह से लीगल सिस्टम की वजह से वो प्रताड़ित हुए हैं। जो उनका पर्सनल डिस्प्यूट था वो तो था ही, लेकिन यहाँ पे जो लीगल सिस्टम है वो कैसे एक इंसान को जो है वो प्रताड़ित करता है, वो यहाँ पे एड्रेस करने वाली चीज है। केडी झा, आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें हैं अगर हम पॉइंट वाइज देखें कि इस लीगल सिस्टम के अंदर सुधार की जरूरत है? क्योंकि जैसे आपको पता होगा भी हाल ही में कानून में जो है वो बदलाव हुआ है, नए कानून जो है 3 क्रिमिनल लॉज जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं देश में। क्या उसमें लगता है आपको कुछ एड्रेस हुई है इन चीजों को लेकर बातें? मैडम, उस कानून में कोई भी ऐसा बदलाव मुझे नहीं लगता है जिसकी वजह से सिचुएशन में बिल्कुल भी बदलाव आएगा। मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पर्सनल केस बताता हूँ। 2 दिन पहले साकेत कोर्ट का, दिल्ली का, हमारे एक वॉलंटियर हैं जो यूके में रहते हैं जिनका केस चल रहा है साकेत कोर्ट में, और 498 में बेल लेने के बाद जिस दिन वो आते हैं यूके से उस दिन जज साहब छुट्टी पे रहते थे
और 2 बार वो नहीं आए थे उनके खिलाफ वारंट, मतलब वारंट क्या, उनकी जो बेल थी वो कैंसिल हो गई थी। अभी परसों उनकी डेट थी और जो जज थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने उनको बेल भी दी, सिक्योरिटी भी बहाल कर दी। उस दिन लड़की के चार्ज फ्रेम भी हो गया, लड़की की गवाही भी हो गई और हमारा क्रॉस भी खत्म हो गया। ये सारा एक सिंगल डे में हो गया, 2 घंटे के अंदर में। और जज साहब ने खुद अपने मुंह से कहा कि जो 2 साल का काम था वो आज 1 दिन में निपट गया। तो अगर जज थोड़ा सा टाइम दे और थोड़ा सा अगर उनके अंदर ये हो कि इस केस को जल्दी खत्म करना है और वकील भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो जो आई थिंक कि जितने सालों साल मुकदमे चलते हैं वो नहीं चलेंगे। दिल्ली जैसे शहर में 498 के केस में मुश्किल से 12 से 13 डेट लगती है मैक्सिमम, और अगर वो 13 डेट में 4 साल लग जाता है, तो अगर कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा इस सिस्टम में लोग अगर सीरियसली अपने आप को अकाउंटेबिलिटी लेंगे, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होगी, लॉयर्स भी थोड़ा सा अननेसेसरी अगर चीजों को ड्रैग नहीं करेंगे, तो आई थिंक कि शायद सिस्टम बहुत ज्यादा सुधर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई सिस्टम में बदलाव चाहता ही नहीं है। जज भी खाना पूर्ति कर रहे हैं, लॉयर्स भी चाहते हैं कि डेट ले लें, अगली डेट दे लें। इसमें अगर कोई पिसता है तो जो एक्यूज्ड है वो और जो कंप्लेनेंट है वो, दोनों को ही जस्टिस लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं सिस्टम में। तो कहीं ना कहीं जब तक वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव आएगा। सर अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करें? मतलब क्योंकि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कहीं जो है अपील्स जो है वो डली है कि जो डॉरी एक्ट है या फिर इस तरह के जो कानून है जो आप बोल रहे हैं कि जेंडर बायस्ड जो है इसको बनाया जाए। क्या लगता है आपको कि किस जो स्टेप्स है वो लेंगे कि ये जेंडर बायस्ड बन जाएंगे? मैडम देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे इस इंटरव्यू के स्टार्टिंग में कहा था कि जो इस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं उसमें कोई भी क्रिमिनल नहीं होता है। 99% केसेस में अगर किसी का कोई डॉरी डेथ हो गया या किसी के साथ बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ है, उसको आप छोड़े 90%, 99% जो लोग होते हैं उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, दे आर नॉट कंपैटिबल। कोई छोटा सा इशू होता है जिसकी वजह से उनके बीच में डिस्प्यूट होते हैं और वो मामला कोर्ट या कचहरी तक पहुंच जाता है। हमारी ये डिमांड है कि दिल्ली में कुछ साल पहले तक एक फैमिली वेलफेयर कमेटी होती थी। जब कौशल में मैटर नहीं क्लोज होता था तो वहां जाता था और अप्रूवल होता था उसके बाद ही एफआईआर रजिस्टर्ड होती थी। हम यही डिमांड करते हैं कि एक ऐसी बॉडी हो, सिविल बॉडी हो, जिसका कोर्ट से कोई लेना देना ना हो, पुलिस से कोई लेना देना हो, जिसमें कुछ एक्टिविस्ट हो, कुछ एक्सपर्ट्स हो और कुछ जो समाज के रिप्यूटेड लोग हों वो हों, कुछ रिलीजियस फिगर्स हों, और ये लोग बैठ के एटलीस्ट जो भी नॉर्मल डिस्प्यूट्स है उसको सुलझाने की कोशिश करें। और अगर ईमानदारी से ये लोग कोशिश करेंगे तो 90% जो डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स हैं वो ऐसे ही सुलझ जाएंगे, उनको कोर्ट या पुलिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बार जब मैटर कोर्ट या पुलिस चला जाता है तो फिर वो जो रिकॉन्सिलेशन के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और अननेसेसरी जो है पूरी जो फैमिली वो तबाह हो जाती है। तो पहली चीज तो हम ये डिमांड करते हैं कि देयर मस्ट बी अ बॉडी जो पुलिस और कोर्ट से जुडिशरी से अलग हो। देयर मस्ट बी अ सिविल सोसाइटी या सिविल बॉडी, कुछ इस तरह की गवर्नमेंट बनाए हर डिस्ट्रिक्ट में, या हर डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 ऐसी, जैसे फैमिली कोर्ट है उस हिसाब से कुछ ऐसी बॉडीज बनाए जहां इन मैटर्स का प्राइमरी रिजोल्यूशन करने की कोशिश की जाए। सेकंड, अब महिलाएं उतनी पीछे नहीं है जितना वो थी। ये कानून एक टाइम में बनाया गया महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, तब महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, वो अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, अच्छी सैलरी उठा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कानून में इस तरह का भेदभाव होना चाहिए कि एक महिला को सिर्फ महिला होने की वजह से हमेशा सही मान लिया जाए और एक पुरुष को सिर्फ पुरुष होने की वजह से हमेशा गलत मान लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं, हम इक्विटी की बात कर रहे हैं कि हम पहले से एज्यूम ना करके बैठ जाएं कि अच्छा रिलेशनशिप खराब हुआ है तो ये पुरुष की वजह से कुछ हुआ होगा या फिर महिला यहाँ पे जो है वो विक्टिम हमेशा महिला ही होगी। ये बदलाव कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर आप कह रहे हैं कि देखने की जरूरत है। यहाँ पे अगर हम मिस्टर केडी साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करें, क्योंकि ये भी बात निकल के आई कि कहीं ना कहीं जैसे लोग बोल रहे हैं कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे अतुल, या फिर दोनों में से कोई भी ऐसे में हो सकता है केसेस में। तो क्या आपको लगता है कि एक डॉक्टर की भी जरूरत है जो कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट करे इन केसेस का? एग्जैक्टली मैम, मैं जो कमेटी की बात कर रहा हूँ उस कमेटी में एटलीस्ट कुछ जो मेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनको भी डालना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मेंटल रोल होता है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सोसाइटी आपको बहुत अलग अलग तरीके से टॉर्चर करती है। किसी फ्रेंड के साथ जाके ये चीजें शेयर करेंगे, वो कहेगा अच्छा तेरे से बीवी नहीं संभाली जा रही, कैसा मर्द है तू। तो इस तरह की जब ताने आदमी सुनता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है बहुत लूज हो जाता है और उसको लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। जो आप प्राइवेट जॉब करते हैं, कहीं भी अगर जॉब होते हैं ना, आप कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि जॉब में छुट्टी मिलना कितना मुश्किल होता है।
और उस केस में आपकी नॉर्मल जो ऑब्लिगेशंस है वो तो है ही है, प्लस कोर्ट के लिए हर बार आपको हर महीने में 2 बार 3 बार 4 बार छुट्टी लेनी पड़ती है। तो वहां भी ऑफिस में आपको सुनना पड़ता है, वहां भी आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, तो आदमी हर तरफ से परेशान हो जाता है। जो रिलेटिव्स होते हैं वो डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं कि भाई इसका मैटर चल रहा है, कहीं इसकी बीवी हमें ना फंसा दे, तो आपके खुद के रिलेटिव्स, खुद के फ्रेंड आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। प्रोफेशनली आपसे मजाक उड़ाया जाता है, लोग पीठ पीछे तरह तरह की बातें करते हैं, कोर्ट में आपको जलील होना पड़ता है। तो आप निर्दोष होते हुए भी इतनी सारी प्रताड़ना झेलते हो कि शायद हर बंदा उसको कोप नहीं कर पाता। और यही रीजन है कि सिर्फ अतुल सुभाष ही नहीं, जब से आप अतुल सुभाष की बात करेंगे तो अगर आप मीडिया में देखेंगे तो हर रोज 2-4 ऐसे सुसाइड के, तो कहीं ना कहीं हमें जो मेंटल हेल्थ है, जो भी मैट्रिमोनियल केसेस है उनमें, जो भी चाहे वो आदमी हो या औरत, मैं सिर्फ आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों का मेंटल हेल्थ और उनकी प्रॉपर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ये डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है, ये सब कार्य कानून हमने वेस्ट से कॉपी किए हैं। वेस्ट में मोस्टली ये कानून जेंडर न्यूट्रल है, तो अगर हम उनको कॉपी कर रहे हैं तो पूरी तरह से कॉपी करें। और सेकंड, ऐसी कमेटी बनाने की डिमांड करेंगे जहां मैट्रिमोनियल केसेस को पुलिस और थाने में पहुंचने से पहले रिजॉल्व करने की कोशिश की। कभी ऐसा भी खासकर कभी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब इस तरह के केसेस पे जब हम कोई कन्वर्सेशन करते हैं, कोई बातचीत होती है, कोई चर्चा होती है, तो अक्सर लोग जो है इसको मेन वर्सेस वुमेन बना देते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, भगवान ने आदमी और औरत को बनाया है तो बहुत सोच के बनाया है, और एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं वो लोग, कहीं से भी वो एक दूसरे के कंपटीटर नहीं है। कुछ चीजें औरत बहुत अच्छा कर सकती है, कुछ चीजें आदमी बहुत अच्छा कर सकता है, वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीशन देते हैं। व्हेन ए मैन एंड वुमन मीट्स, तो वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनते हैं। तो अगर आप अपने शरीर का जो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन करेंगे कि राइट हैंड अच्छा है, लेफ्ट हैंड खराब है, तो ये तो बेवकूफी है। सेम वे जो औरत और मर्द है, वो हमारा जो ह्यूमैनिटी है उसके 2 हिस्से हैं, दोनों का अपना स्कोप है, अपना महत्व है, अपनी दोनों की एक्सपर्टाइज है। आदमी औरत नहीं बन सकता, औरत आदमी नहीं बन सकती, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके एक अच्छी जीवन या एक अच्छा समाज के लिए चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मर्द को औरत के खिलाफ खड़ा करना या औरत को मर्द के खिलाफ खड़ा करना, आई डोंट थिंक कहीं से भी लॉजिकल है। बिल्कुल। सो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मिस्टर केडी झा। उम्मीद रहेगी कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि जेंडर न्यूट्रल कानून जो है वो देश में आज ज़रूरत जो है वो बन रहे हैं, क्योंकि एक ज़रूरत थी जिस टाइम पे दहेज के खिलाफ जो है कानून बना था। काफ़ी केसेस हमने उस टाइम पर देखे थे, किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था दहेज के नाम पे, जो कई जगह पर अभी भी जो है खबरें जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन वहीं हम इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हमेशा महिलाएं ही जो है वो विक्टिम नहीं होती हैं। हर इन केसेस को हमें जेंडर न्यूट्रलिटी के साथ देखने की बहुत जरूरत है। और इस तरह के जो डाइवोर्स केसेस हैं, जो कि हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जो सुसाइड केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो पुरुष हैं वो मेंटली जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो इस जरूरत है इस समय समाज को कि वो जेंडर न्यूट्रलिटी के साथ, और खास करके हमारा जो लीगल सिस्टम है और जो करप्शन जो हम देख रहे हैं इन केसेस के पीछे, वो जो है कहीं ना कहीं उनको भी देखने की जरूरत है और समाज के सामने लाने की जरूरत है। और जिस तरह की आपकी भी डिमांड है और बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि काफी महिलाएं भी इन चीजों को जो है वो आगे लेके आती हैं कि इन कानूनों का जो मिसयूज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को है वो कह चुका है कि जो कानून महिलाओं के लिए बने हैं वो उनका मिसयूज ना करें। तो ऐसे में जरूरत है आज समाज में कि जेंडर न्यूट्रल जो है वो लॉज लाए जाएं। तो आने वाला समय बताएगा कि ये जो कोशिश है वो कितनी जो है रंग लाएगी। हमारे से जुड़ने के लिए मिस्टर केडी झा बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।